what is up everyone? This is Meghna and welcome back again to my channel. आप में से कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि काफी टाइम से लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं आ रहे हैं. I know. I was actually busy making this series 30 days 30 videos on a journey to know भगवद गीता. अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि मैंने 30 days शॉर्ट वीडियो सीरीज बनाई है भगवद गीता के ऊपर से. तो हम सबको पता है कि भगवद गीता में बेसिकली क्या लिखा हो सकता है, लेकिन डीप फैक्ट्स का हमको नहीं पता होता काफी कि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, श्लोक क्या है, या कोई आइडिया नहीं होता कि किस बारे में बात कर रही है भगवद गीता. इसीलिए एक ओवरऑल प्लॉट देने की कोशिश करी है मैंने इस सीरीज में भगवद गीता को. और जितने भी मेरे स्पिरिचुअलिटी वाले वीडियोस होते हैं वो अद्वैत वेदांत को एक तरीके से एक्सप्रेस करते हुए होते हैं. तो भगवद गीता को भी मैंने नॉन डुअलिटी अद्वैत वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है. तो आज के वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक्स में बात करने वाली हूँ. मैंने सोचा एक मिक्स मैच टाइप का एक वीडियो बनाती हूँ मैं, जिसमें जो कुछ भी चल रहा है मेरे साथ, जितने भी अपडेट्स मुझे देने हैं या जितनी भी चीजें मैं देख रही हूँ ना आजकल, वो मैं आपको बताऊं. तो जब भी अब मैं वीडियो बनाऊंगी ना, तो जो भी रिसेंट स्पिरिचुअल थॉट होगा ना मेरे माइंड में, जो कहीं से पढ़ के आया है या कहीं से मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी. लेकिन वीडियो के एंड में करूंगी तो क्योंकि आई नो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के एंड में रखूंगी मैं वो पार्ट. तो एक रेगुलर स्पिरिचुअल डोज भी हो जाएगा उस ऑडियंस के लिए जिसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है. देखते हैं इस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आते हैं कि नहीं, जो थोड़े मिक्स मैच टाइप के होते हैं. तो चलिए आते हैं सारे अपडेट्स पे एक एक करके और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है ना, ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर की है ओनली की वेबसाइट से. मतलब ओनली का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो. अमेजिंग टी शर्ट्स होते हैं यार इनके, मतलब इतने क्यूट यूनिक पैटर्न्स. लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है ना बहुत ही सही कलेक्शन होता है ओनली का. दूसरी अपडेट जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं वो है नैनोप्लास्टिया के बारे में. तो चलिए नैनोप्लास्टिया के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीन चल रहा है मेरे बालों का नैनोप्लास्टिया के साथ. और काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं यार कि आप नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट कब कराओगे. तो मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ सारी चीजें जो चल रही है मेरे बालों के साथ, हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या मैं सोच रही हूँ, क्यों मैंने अब तक कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराया है. चलिए वो सारी बातों पे आते हैं अब, ठीक है. नैनोप्लास्टिया ना मैंने सितंबर में कराया था लास्ट ईयर, मतलब सितंबर 2022 में मैंने नैनोप्लास्टिया कराया था. तो काफी लोगों को ना एड्रेस भी जानना होता है कि मैंने कहाँ से नैनोप्लास्टिया कराया था. तो वो भी मैं आपको साफ साफ बता दूं कि लाइफ रिपब्लिक टाउनशिप करके एक सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहां पे एक सैलून है डी एलेक्सर नाम का. ये एक यूनिसेक्स सैलून और स्पा है. वहां जाके मैंने नैनोप्लास्टिया कराया था 9500 रुपीज में. मेरी हेयर लेंथ के हिसाब से आपको पता ही है मेरी हेयर लेंथ अच्छी खासी है, कमर तक. अभी तक मेरा नैनोप्लास्टिया पूरी तरीके से वेयर ऑफ नहीं हुआ है गाइस. मैं मजाक नहीं कर रही. आई स्वेयर ऑन माई चैनल, ओके, आई स्वेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल, ओके. अभी तक मेरे बाल स्ट्रेट है, मतलब यहाँ तक तो मैंने ड्रायर से स्ट्रेट किया है, लेकिन यहाँ से लेके नीचे तक के जो पूरे बाल है ना, मतलब दोनों साइड से आप देखोगे तो इनमें नैनोप्लास्टिया अभी तक वेयर ऑफ नहीं हुआ है. कैन यू इमेजिन. थोड़ा थोड़ा हुआ है. मैं बताऊँ कैसे हुआ है कि 30% नैनोप्लास्टिया वेयर ऑफ हुआ है, लेकिन 70% नैनोप्लास्टिया अभी भी है. हाँ, वैसी शाइन नहीं है जैसे कि पहले नैनोप्लास्टिया में शाइन थी, मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ्स जो शाइन रहती है वो शाइन मेंटेन्ड नहीं है. लेकिन वो जो स्ट्रेट टेक्सचर है ना बालों का, कि वो स्ट्रेटनेस जो है वो अभी तक मेंटेन्ड है. और शैम्पू की मैं अगर आपको बात करूं तो मैं शैम्पू में भी जल्दी बनाने वाली हूँ वीडियो की मैंने कौन से शैम्पू के ब्रांड्स जो हैं यूज किए हैं इस पूरे टाइम पीरियड में जब मैंने नैनोप्लास्टिया कराया उसके बाद. लेकिन जो एक कॉमन बात है जो मैं कमेंट सेक्शन में भी सबको बताती हूँ और आपको मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं. सल्फेट फ्री और पैराबेन्स फ्री होना चाहिए, बस. वो आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि नैनोप्लास्टिया के बाद पार्लर में जो शैम्पू आपको रिकमेंड किया जाए आप वही यूज करें. मैं जानती हूँ बहुत लोग इस बात पे तर्क करेंगे, बोलेंगे नहीं पार्लर वाली ने हमको बोला है कि ये वाला शैम्पू यूज करो. W1 प्रोफेशनल्स वो शैम्पू है जो ज्यादातर रिकमेंड करते हैं पार्लर्स में आफ्टर नैनोप्लास्टिया, राइट. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यार मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है अब. मतलब मैंने लास्ट ईयर सितंबर में कराया था नैनोप्लास्टिया, अभी नवंबर आ गया है, ठीक है. मतलब 12, 13, 14, 14 मंथ्स हो गए हैं मुझे नैनोप्लास्टिया कराए हुए. मैंने W1 प्रोफेशनल शैम्पू को छुआ भी नहीं है. हाँ, मैंने एक चीज करी है कि जितने भी शैम्पू मैंने यूज किया ना नैनोप्लास्टिया कराने के बाद, वो मैंने सल्फेट फ्री और पैराबेन्स फ्री यूज किए और रेगुलर ऑयलिंग की है बस. मतलब एवरी वीक मैं एक बार बाल वॉश करती हूँ और मैंने रेगुलरली ऑयलिंग की है. वो भी ऐसा नहीं कोई बहुत महंगा ऑयल, आप कोई भी नॉन स्टिकी हेयर ऑयल जो है यूज कर सकते हो. मेरा फेवरेट है बजाज आलमंड ड्रॉप्स का नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, घंटा कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे.
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आलमंड ऑयल, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा बॉटल आता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है और मैं बहुत सारा लगा सकती हूँ। और किसी भी शैम्पू से ना, माइल्ड से माइल्ड भी शैम्पू होता है ना, तो भी निकल जाता है ये वाला तेल। इतना लाइट होता है ना ये बालों के ऊपर कि चिपक के नहीं रहता आपके बालों के साथ, तो इसीलिए मुझे ये वाला ऑयल पसंद है। बाकी जो नेक्स्ट अपडेट है, जो आप जानना चाहते हो कि भाई नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट मैं कौन सा कराने वाली हूँ, तो मैं आपको बताऊं, मैं नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट कराने वाली हूँ हेयर बोटॉक्स। हाँ, बस यही है कि मैं उसको जल्दी से नहीं कराना चाहती। बहुत लोगों को ना मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया है कि यार एक रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए बालों का 2 हेयर ट्रीटमेंट्स के बीच में। आप लगातार एक के बाद एक हेयर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आप पागल हो के आपके बाल खराब हो जाएंगे। हेयर ट्रीटमेंट कुछ भी हो, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है ना, जिससे आप आपके बालों के जो पूरे स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहे हो, तो थोड़ा तो नुकसान होगा ही भाई। सो लेट्स एक्सेप्ट इट यार, कि क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल वे ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर हेयर है एक तरीके से, तो थोड़ा नुकसान तो होगा ही ना बालों में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी दिन टिके आपका हेयर ट्रीटमेंट, नो मैटर, लेकिन जब तक पूरा वेयर ऑफ नहीं होता तब तक आप दूसरे हेयर ट्रीटमेंट के लिए मत जाइए। इनफैक्ट अगर आप रुक सकते हैं तो पूरा वेयर ऑफ होने के बाद भी आप 4 महीने 3 महीने रुकिए मिनिमम, उसके बाद ही आप नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाइए। आपके बालों को ना रिजुविनेट होने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, जिसमें वो वापस अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको रिजुविनेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो ओरिजिनल टेक्सचर है आपके बालों का वो वापस आता है, नए बालों का ग्रो होना शुरू होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, पैम्पर करिए बालों को इस टाइम पीरियड में, बहुत सारा ऑयलिंग कीजिए, अच्छे अच्छे माइल्ड शैम्पूस को यूज कीजिए, चाहिए तो आप हेयर पैक भी लगाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हेयर ट्रीटमेंट्स करने के बाद आप हेयर पैक वगैरह नहीं लगा सकते नेचुरल बहुत ज्यादा, जैसे कि हैना आप नहीं लगा सकते बालों में। तो ये जो रेस्टिंग पीरियड है, आप तब बालों को रिजुविनेट होने दीजिए। बहुत सारा आप हेयर पैक भी लगा सकते हो, आप हैना भी लगा सकते हो, और भी कितने सारे हीलिंग पैक्स होते हैं, हेयर पैक्स होते हैं, आप वो लगा सकते हो। लेकिन प्लीज रुको, और मुझे भी रुकने दो भाई, मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ। नैनोप्लास्टी, अभी एक तो पहली बात पूरा वेयर ऑफ नहीं हुआ है मेरा नैनोप्लास्टी, ठीक है, 14 महीने हो गए, 14 मंथ्स कम नहीं होता, अब तक वेयर ऑफ नहीं हुआ है। तो मैं पहले तो मैं वेट कर रही हूँ कि वेयर ऑफ थोड़ा और हो भाई, 30% नहीं, एटलीस्ट 60% वेयर ऑफ हो, 70% वेयर ऑफ हो, उसके बाद मैं 1 महीना और रुकने वाली हूँ, बालों को रेस्टिंग पीरियड दूंगी, मैं स्पा वगैरह कराऊंगी, हेयर पैक्स लगाऊंगी, जो भी मैं लगाऊंगी मैं आपसे शेयर भी करती रहूंगी बाय द वे। उसके बाद मैं नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहती हूँ। हाँ, ये प्लान्ड है कि मैं नेक्स्ट हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ यार कि जल्दी जल्दी वेयर ऑफ हो, मैं खुद एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट के लिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग माई हेयर, की एक के बाद एक हेयर ट्रीटमेंट करा दो और बिल्कुल बीच में रेस्टिंग पीरियड नहीं लो। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो मेरा एडवाइस भी आप लोगों को यही रहेगा कि यार आप कराओ हेयर ट्रीटमेंट्स, कोई बात नहीं है, आप कराओ, सब कराते हैं यार, 21st सेंचुरी है, अच्छे से आप बाल को हेयर ट्रीटमेंट वगैरह कराओ। साइंस ने अगर इतनी तरक्की की है, ये सब हेयर ट्रीटमेंट्स अगर आए हैं मार्केट में, तो आप प्लीज उसको यूज करो, लेकिन आपको स्मार्टली यूज करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखते हुए यूज करना पड़ेगा अपने बालों का, कि यार बालों का नुकसान नहीं होना चाहिए, टेक्सचर का नुकसान नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैंने बहुत बोल दिया, मैं थक गई लिटरली, ओह गॉड मैं थक गई। नेक्स्ट तो जिस अपडेट पे मैं बात करना चाहती थी वो है ये कि इंडिया फाइनली फाइनल्स में पहुंच गई है। ओह गॉड, इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे टीम इतनी ज्यादा पसंद है ना, इंडियन क्रिकेट टीम अभी की जो करंट है। शुभमन गिल तो पता ही है आपको, मैंने पहले वीडियोस भी बनाए शुभमन गिल के ऊपर, मतलब बिग फैन, आई एम अ बिग फैन ऑफ शुभमन गिल। एक तो वो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, मतलब, और दूसरी बात ही इज वेरी हैंडसम, सो आप कह सकते हो कि एक तरीके से क्रश भी है वो। और विराट कोहली तो है ही है, मतलब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं विराट कोहली जो है मैक्सिमम सेंचुरीज बनाने का, आपको पता ही है, ये तो मैं क्या ही बताऊं आपको, अब तक पता ही होगा। 50 सेंचुरीज उनकी कंप्लीट हो गई अभी लास्ट सेमीफाइनल के मैच में, और दूसरे सेमीफाइनल में आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हरा के पहुंच चुकी है फाइनल्स में। और अब अहमदाबाद में जो फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो सारे अपडेट्स हो गए जो मैं आपको देना चाहती थी, तो अभी आते हैं हमारे एंड सेक्शन में वीडियो के, जो कि है स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो स्पिरिचुअल एंगल चल रहा है आजकल मेरी लाइफ में, तो जो स्पिरिचुअल जितनी भी बातें चल रही हैं, तो उसमें क्या अपडेट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो संत कबीर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब जो राइटिंग है ना संत कबीर की, वो लिटरली एक्सेप्शनल राइटिंग है। आई नो कि बहुत बड़े मिस्टिक पोएट कहलाते हैं संत कबीर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मिस्टिसिज्म, रियलिटी बहुत और प्रैक्टिकलिटी बहुत होती है संत कबीर की बातों में। तो उन्हीं का एक फेमस दोहा मैं पढ़ रही थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें संत कबीर कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर।
इसका जो मीनिंग है ना लिटरली मतलब आपका हार्ट टच कर देगा। बहुत डीप मीनिंग है इसका, बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप मेरी स्पिरिचुअल वीडियोस देखोगे और भगवत गीता के ऊपर जो मैंने अभी 30 वीडियोस बनाए ना वो भी आप देखोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि अद्वैत वेदांत में पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को जो है अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। काफी जो नॉर्मल हम पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि भाई अगले जन्म में आप कुछ और बन के पैदा होंगे या ब्ला ब्ला स्टफ, वो बिल्कुल शिटी है अद्वैत वेदांत की नजरों में। अद्वैत वेदांत के नजरों में पुनर्जन्म का मतलब होता है कि लगातार आपका बदल जाना, कि ये जो हर पल आप बदल जाते हो ना, आप एक नए इंसान बन जाते हो, तो ये होता है पुनर्जन्म का मतलब। आप चाहो तो मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि अद्वैत वेदांत की नजरों से अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है भगवत गीता में। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं संत कबीर की जो आया है उसका जाना तय है, यही है दुनिया, सब कुछ यही है, स्वर्ग यही है, नर्क, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना आपका, यही सब कुछ है। तो संत कबीर बार बार कह रहे हैं भाई कि यही मोमेंट है जो आया है, चाहे वो राजा हो चाहे फकीर हो, कोई भी हो, वो चला जाएगा। तो ये जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस है, ये जो आपको एक ह्यूमन लाइफ मिली है बहुत प्रीशियस है। ये जो एक एक मोमेंट आपका बीतता जा रहा है, एक एक मोमेंट में आपका जो पुनर्जन्म होता जा रहा है, ये जो डेथ और बर्थ का साइकिल चलता जा रहा है कि आप एक बर्थ ले रहे हो नए पर्सन बन के, फिर डेथ हो जा रही है उस पर्सनालिटी की, फिर एक नए पर्सनालिटी का जन्म हो रहा है, फिर वो पर्सनालिटी मर जा रही है। तो ये जो बर्थ डेथ का जो साइकिल है ना, इससे एंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है सारा मूल दुख का कारण। तो जब आपको दिख जाएगा कि भाई सबको मरना ही है और आप हर पल मर ही रहे हो, तो आप खुल के जियोगे अपनी जिंदगी, और आपको जीना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन बीइंग के पास बस एक चॉइस ही होती है जो वो ले सकता है। चॉइस के अलावा किसी भी चीज का अधिकार नहीं है ह्यूमन बीइंग को। तो जैसे आप इस दोहे में भी देख सकते हो कि मेजरली 2 ही चुनाव होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। पहला तो होता है कि भाई आप सिंहासन चढ़ लो अपनी नियति का। हर इंसान की नियति में बहुत ही हाईएस्ट हो जाना लिखा होता है कि आप अपनी जो है पूरी क्षमता को प्राप्त कर लो। और दूसरा चॉइस होता है कि आप जंजीरें जो है वो एक्सेप्ट कर लो, चेन्स जो है वो एक्सेप्ट कर लो। ये सोच के रह जाओ कि भाई अगले जन्म में कर लेंगे, इस जन्म में तो अभी हो गया बस बहुत, अभी हमने गिव अप कर दिया, अब तो हम क्या ही कर सकते हैं। So that was it for this video guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके भी जाना मत भूलिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए मेरे वीडियोस की। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेयर, बी स्पिरिचुअल, बाय बाय।